मैं इलाहाबाद से आया हूं। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। आमिर खान को एक बार मैंने पूछा था ईमेल से, क्या तुम कोका कोला पीते हो? वो कहता मैं नहीं पीता क्योंकि ये पीने लायक नहीं है। मैं बोला क्यों? तो उसने कहा ये एसिडिक है। मैं पूछा किसने बताया? उसने कहा मेरे डॉक्टर ने बताया। मैं पूछा कितना एसिड है इसमें? तो उसने कहा ये नहीं मालूम, आप देख लो। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया इसका एसिड चेक करो। तो पेप्सी कोला का एसिडिटी मैंने चेक किया, पीएच मीटर मैंने लाया और वो डिजिटल पीएच मीटर लाया ताकि वैल्यू एक्यूरेट आए। डिजिटल पीएच मीटर को जब पेप्सी में डाला तो पीएच वैल्यू आया 2.4, 2.4। आपको मालूम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पीएच वैल्यू है 2.4। जिस एसिड से आप लेट्रिन साफ करते हैं ना, संडास, उसका पीएच वैल्यू है 2.4 और वही पेप्सी का पीएच वैल्यू है 2.4। जब गर्मी का सीजन है तब तक नीम के दातुन की बात कही, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। और सर्दियों के दिन में अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा। बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर ले। तो फिर आप बोले थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें? उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का तेल, वहाँ जो उपलब्ध लवण माने नमक है, वहाँ की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंत मंजन उन्होंने माना। और गर्म पानी पीने के पता है क्या क्या फायदे हैं? मैं तुमको गिनाता हूँ। गर्म पानी पियो, कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। गर्म पानी पियो, कभी भी अर्थराइटिस नहीं होगा। अर्थराइटिस जानते हो? ये जो जोड़ में दर्द होने लगता, अर्थराइटिस वो बीमारी होती है। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी गला खराब नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी खांसी नहीं आएगी। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी जुकाम नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी निमोनिया नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहोगे, कभी भी शरीर पर मोटापा नहीं चढ़ेगा। इतने सारे फायदे। सारे फायदों की एक बात मैं तुमको बताता हूं, गर्म पानी पीते रहो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। एक सरल चीज जो आप सभी लड़कियां कर सकती हैं वो है बस अपने भोजन में 40 से 50% कच्चे भोजन को शामिल करना। मतलब वो जीवित हो, वो एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। वो कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई सूखा मेवा हो सकता है या अंकुरित मूंग हो सकता है। कम से कम 40 से 50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं फिर आप जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। कमरे का होटल भारत में हो सकता है? मैंने कहा भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता। हमको धर्मशाला की जरूरत है, तो हमारे यहाँ हजारों धर्मशालाएं होती हैं, एक एक शहर में 100 हो सकती है। उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते हैं। आपको मालूम है होटल की हिस्ट्री क्या है? ये जो बड़े होटल हैं यूरोप में, 10,000 कमरे के, 20,000 कमरे के, 25,000 कमरे के, ये क्यों बनाए गए हैं? वास्तविकता ये है, मैंने आपसे कहा ना, सेक्स रिलेशन। कहीं भी किसी के साथ जाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं भी किसी के साथ जाओ और कोई लिमिटेशन नहीं है और घर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? होटल में ही जाना पड़ेगा। यूरोप की 85% पॉपुलेशन के पास अपना घर नहीं है। आपको एक नंगा सत्य बता रहा हूं मैं आपको। यूरोप में 85% नागरिक अपना घर नहीं खरीद पाते, जिंदगी भर बना नहीं पाते। मात्र 5% लोग हैं जिनके पास अपना घर होता है और 15% लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रह सकते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में खरीद पाते हैं। बाकी 85% के लिए तो सपना है, वो किराए के घर में पैदा होते हैं, किराए के घर में मर जाते हैं। और यूरोप की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किराए के घर में रहती है वो सभी घर फ्लैट्स कहलाते हैं। इलिसिट रिलेशनशिप कहें, अवैधानिक संबंध कहें, तो उनको निभाने के लिए तो होटल ही चाहिए, इसलिए वो होटल बनाते हैं। सर्दी जुकाम ज्यादा है, बार बार है, सबसे अच्छी दवा है, आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका। कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी, शहद है। दूसरी, शहद नहीं लेते तो गुड़ है, तो बच्चों को गुड़ दीजिए ज्यादा। एक, उनको चूना भी दे सकते हैं, चूना कफ का भी नाश करता है।
वात का तो करता ही है, कफ का भी करता है। तो चूना दे सकते हैं, गाय का घी नाक में डाल सकते हैं। हल्दी जबरदस्त कफ नाशक है, तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए, और दूध हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं, बुखार हमारा मित्र है, लेकिन पूरे देश में बुखार होने पर गोलियां खिलाई जाती हैं, जबकि हम तरीका सिखाते हैं कि 2 घंटे के अंदर आप बुखार को ठीक कर सकते हो। जब भी बुखार हो हम बोलते हैं गर्म पानी की बाल्टी लो, 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करो, उसमें दोनों पांव डुबो के बैठ जाओ आधे घंटे के लिए, और पानी गरम गरम डालते रहो, ठंडा निकालते रहो, और गरम गरम पानी घुट घुट करके साथ पीते रहो। 2 घंटे में 90% लोगों का बुखार उतर जाता है। आप ऐसे ही कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो उसको भी हरा सकते हो, लेकिन हमसे साइंस छुपाई जाती है। ठंडी पट्टी माथे पे रखते हैं, बोलता हूं मैं, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, ये कहावत है हमारे आयुर्वेद में। तो आपने जो ठंडी पट्टी बोली बिल्कुल सही बोली, लेकिन ठंडी पट्टी कहाँ रखनी है? सिर पर, गले पर और बगलों पर, यहाँ पे रखनी है ठंडी पट्टी। पेट पे भी रख सकते हैं, लेकिन पैरों को गर्म रखना है। और भागवत जी ने एक बहुत गहरी बात कही है कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी औषधि है। जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है। तो भागवती जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए, गहरे रंग की चीजें खाइए। तो गहरे रंग वाला पान खाइए। उसमें क्या मिलाएं? उसमें चूना। तो कितना चूना मिलाएं? तो कहते हैं कि एक पान में 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिलाइए कभी भी। फिर चूने के साथ क्या खाएं? सौंफ का नियम उन्होंने बताया, सौंफ खाएं। वो कहते हैं लवंग डालें, लवंग माने लौंग, और कहते हैं बड़ी इलायची, और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकंद जिसका। अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए। सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा, तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाया। मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे कनाडा की जलवायु पढ़ाई गई। ठीक है भाई, पढ़ लिया कि कनाडा बहुत ठंडा देश है, तापमान -40 डिग्री है, फिर ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, वगैरह वगैरह। अब क्या करूं उसका? अब जब तक कनाडा में जाता नहीं या कनाडा मेरे घर में आता नहीं, तब तक उसका क्या करूं? और मेरे जैसे करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कनाडा का जलवायु। अब मुझे कनाडा का जलवायु मालूम है, लेकिन भोपाल का जलवायु नहीं मालूम। मुझे मैक्सिको का जलवायु मालूम है, लेकिन शिवपुरी का नहीं मालूम। मुझे ब्राजील का जलवायु मालूम है, लेकिन मेरे जन्म जिले का अलीगढ़ का जलवायु नहीं मालूम। काम तो अलीगढ़, भोपाल और शिवपुरी का जलवायु आने वाला है, और हम पढ़ रहे हैं ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया। करेंगे क्या उसका? मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक लोकल नॉलेज आपको नहीं है। हम जो भी कुछ पीते और खाते हैं, हमारे पेट में उसको हजम करने के लिए, पाचन करने के लिए कुछ रस की जरूरत पड़ती है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंजाइम्स कहते हैं। वो रस हमारे पेट में समय समय पर उत्पन्न होते हैं। ताक को पचाने के लिए, दही को पचाने के लिए जो रस चाहिए वो दोपहर को ही पेट में आता है ज्यादा। दूध को पचाने के लिए जो पाचक रस की जरूरत है वो सूर्यास्त के बाद ही पेट में पैदा होता है ज्यादा। और जूस को पचाने के लिए जिस पाचक रस की जरूरत है वो सकाळी सबसे जास्ती होता है। इसलिए नियम बना दिया गया, सकाळी जेवण नंतर जूस, दुपारी जेवण नंतर ताक, रात्रि जेवण नंतर दूध। मोटापा कम करने के लिए उपाय बता दीजिए। आप लिख लीजिए इसको, नहीं तो याद कर लीजिए। जिनको भी मोटापा कम करना है उनको क्षारीय चीजें ज्यादा खानी है। तो मैंने आपसे कहा गाजर खाइए, गाजर नहीं खा सकते दूधी खाइए। अब खाएं कैसे? गाजर को कद्दूकस में घिसिए और उसके लच्छे बनेंगे। फिर थोड़ी एक और क्षारीय चीज आपको आजकल उपलब्ध है, सेब। सेब पूरा क्षारीय होता है, तो सेब को कद्दूकस में घिसिए, दोनों बराबर मात्रा में मिला के सुबह पेट भर के खा लीजिए। 3 महीने लगातार खाइए। फिर अगले 3 महीने इसको बैलेंस करने के लिए आंवला खा लीजिए। आंवला 2-3 आंवला रोज मुरब्बे के रूप में, या कह। फिर 3 महीने आंवला हुआ, फिर वापस इस गाजर और इस पे आ जाइए। तो साल भर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से 1/3 वजन तो आपका घट ही जाएगा। हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए। जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर। चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? मिक्स्ड वेजिटेबल कभी नहीं बना, मिक्स्ड फ्रूट्स कभी नहीं, फ्रूट क्रीम कभी नहीं बना। सलाद अगर खाना है तो कोई एक चीज का बनाओ, या तो खीरा या तो ककड़ी।
और भरपेट खाओ, और सब्जियां भी ज्यादा मत बनाओ घर में। मैं कई घरों में खाना खाने जाता हूँ, 4-5 किस्म की सब्जियां बनाते हैं। वो ये सोचते हैं हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा है इसलिए 4-5 सब्जियां बनाते हैं। आयुर्वेद कहता है एक बार में एक सब्जी और ज्यादा से ज्यादा एक दाल, इतना ही खाओ। कई सब्जियां और कई दाल खाओ ना तो क्या चक्कर होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना बार बार गियर बदलना पड़ता है, ऐसे ही पेट का चक्कर। इसलिए एक बार में आप एक सब्जी बनाइए, भरपेट खाइए। अगर दाल रसीली है तो सूखी सब्जी बनाइए, ज्यादा इससे आगे मत बढ़ो। कि आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है, मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है? आपको रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है, शरीर पर मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवला ही खा लीजिए, 4 आंवले 3 आंवले रोज खा लीजिए। आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। 3 से 4 आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। मेरा एक और निवेदन है कि आपको नहाना है तो साबुन विदेशी मत लाओ, लक्स, लाइफ बॉय, लिलिन, रेक्सोना। एक साबुन है विदेशी डव, 40 रुपए का 100 ग्राम, 400 रुपए किलो। हम रगड़ते हैं और नाली में बहा देते हैं। आपको मालूम है महाशिवरात्रि में शंकर भगवान को किससे नहलाते? दूध से कि लक्स से। अब शंकर जी दूध से नहाते हैं तो भक्त लोग क्यों नहीं नहा सकते? आप नहाओ दूध से। दूध से नहाना बहुत, पहला कि दूध की बिक्री बढ़ेगी, पैसा किसानों को मिलेगा। दूसरा फायदा, दूध से नहाओ तो गंदगी निकल जाती है। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिनजिंग, एक जगह मिल्क क्लिनजिंग होता है और वो 500 रुपए में करते हैं। मैं फोकट में बता रहा हूँ। और दूध से नहाने के लिए 2 चम्मच दूध ले लो, गर्म नहीं करना, कच्चा दूध, शरीर पे रगड़ लो, मालिश कर लो, पानी से नहा लो। का दर्द, कमर का दर्द है, संधिवात है, गठिया है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है सौंठ, हल्दी और मेथी। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों बराबर मात्रा में लेना। सौंठ को पीस लेना, पाउडर बनेगा। मेथी को पीस लेना और हल्दी तो पिसा हुआ मिल ही जाए। तीनों 100-100 ग्राम लेके आपस में मिला लो और इसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेते जाओ तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक कर। लेकिन जो खून निकलता है उसको कुछ लोग खरीद के ले जाते हैं। मैंने देखा कि वो सब चाय के व्यापारी। तो पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? कहते यार क्या बताएं, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? तो कहते हैं कि जो चाय है ना, असली चाय, वो तो पत्ते वाली है, वो तो हमको देखने को भी नहीं मिलती है। वो टी बैग्स में पैक होके सब एक्सपोर्ट हो जाती है। अब पत्ते वाली चाय को चुनते समय जो टी डस्ट रह जाती है, पीछे से टूटी हुई छोटी छोटी डंडियां, वो भारत में बिकती है। अब उसकी समस्या ये है कि उसको पानी में डालो तो पूरा कलर नहीं आता। तो उस टी डस्ट पर जानवरों के कत्लखानों से निकाले गए खून की कोटिंग करके सुखा के भारत में बेचा जाता है। और भारतवासी जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन चाय जरूर पीते हैं। और शाकाहारी लोगों का एक ही पेय बचा है, वो अब चाय है। बवासीर की और एक अच्छी दवा अपने घर में है कर्पूर। ये कर्पूर होता है ना, पूजा करते हैं हम, ये छोटा सा टुकड़ा लेना, बिल्कुल थोड़ा सा, और केला है ना, केले में उसको लगा के खा जाना, केला खा लेना तो कर्पूर अंदर पहुंच जाएगा। ये तुरंत ठीक करता है बवासीर। और रोज नहीं खाना है इसको, हफ्ते 10 दिन में एक ही बार बस थोड़ा सा कर्पूर केले में लगा के खाना। और एक अच्छी दवा बताता हूं बवासीर की, नारियल है ना, नारियल के ऊपर के वो जो छिलके उतरते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है बवासीर की। क्या करें, नारियल के जो रेशे निकलते हैं ना, इसको जला दो। जलने के बाद उसकी राख बन जाएगी। वो राख जो है ना, शहद के साथ मिला के गर्म पानी से ले लो। 1 चम्मच राख ले लो, 1 चम्मच शहद, खूब अच्छे से मिलाओ और उसको चाटो, पीछे से गर्म पानी पियो। बहुत जल्दी बवासीर ठीक होता है इससे। और एक अच्छी दवा है बवासीर के लिए, काले अंगूर का रस पियो। जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है, आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए। थोड़े 3-4 साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाल उड़ गए तो क्या करें, बाल कम हो गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें? तीनों में एक उपाय है। दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें। 1 घंटे के बाद बालों को शिकाकाई से धोएं। हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती और आपके गांव में उपलब्ध है, वो सब पत्ते पीस के डाल दो।
गाय को खिला के देख लो, खा रही है तो नहीं डालना, नहीं खा रही है तो पीस के डाल दे, मोटी बात याद रखो। तो 3-4 तरह के पत्ते डाल दिए, थोड़ा लहसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दी, 20 लीटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गर्म करना, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो। अब ये दवा तैयार हो गई कीटनाशक, इसको स्प्रे कर दो किसी भी फसल पे, तो 48 घंटे माने 2 से 3 दिन में सारे कीट खत्म कर देता है, 1 पैसे का खर्चा नहीं होता। ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मटर में, गन्ने में, हर तरह की फसल में ये उपयोग हो सकता है। तो कीटनाशक दवा बनाने का आपको मालूम, खाद बनाने का आपको मालूम। अब यूरिया, डीएपी और एंडोसल्फान गांव-गांव से हमें बंद कराना है। 4,80,000 करोड़ रुपए किसानों का बचाना है, 2,32,000 करोड़ रुपए शहर वालों का बचाना है। ये दोनों मिला दें तो करीब 7-8 लाख करोड़ रुपए देश का हम बचा सकते हैं। पथरी अगर है शरीर में और थायराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता है ना, धनिया पत्ता, इसकी चटनी, धनिया पत्ते की चटनी बनाइए, पानी में मिला के पी जाइए, पानी गुनगुना रहे। कितनी चटनी? 1 चम्मच चटनी, उसमें कुछ डालिए मत, नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं, खाली धनिया पत्ते की चटनी। और जब तक धनिया मिल रहा है तो ये हरे पत्ते की चटनी, धनिया मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया। ये धनिया जो है ना थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाए। पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रखें। कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा, तो आप इसका काढ़ा बना के पिए। ये जो पाखंड भेद है ना, इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है। और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा। वो पूछेगा कैसे दूं, तो कहना मदर टिंचर में दो। इसकी 10-10 बूंद है, 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं। 1 महीने 1.25 महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाए। इनके दांत पीले हो गए। आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? मूंगफली और तिल जरूर खाएं। भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्भुत वस्तु है। मैं तो आपको कहता हूं, जिंदगी भर मोटापे से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, आपको अर्थराइटिस से बचना है, तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा चबा। काला तिल मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफेद ही खाएं। दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं? सबसे अच्छा सेंधा नमक खाएं, और इसको याद ऐसे रखें, पत्थर वाला नमक खाएं। ये समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं। पत्थर वाला नमक एक तो सेंधा नमक है, दूसरा नमक है जो काला नमक है, ये आप ज्यादा उपयोग करें। मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंत बदल दें, बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा। आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की, अर्थराइटिस की, ये नमक बदलने से ही बहुत आराम दे देगी आप। तो सेंधा ही नमक। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है, वो हड़द से ठीक होती है, और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई। अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए, और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए। हड़द का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है? हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है, पाउडर के रूप में। एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं, आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है। उस हड़द की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को, जिसको गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मत मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। सर्दी जुकाम ज्यादा है, बार बार है, सबसे अच्छी दवा है। आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका, कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी, शहद है। दूसरी, शहद नहीं लेते तो गुड़ है, तो बच्चों को गुड़ दीजिए ज्यादा। एक, उनको चूना भी दे सकते हैं, चूना कफ का भी नाश करता है, बात का तो करता ही है, कफ का भी करता है, तो चूना दे सकते हैं। गाय का घी नाक में डाल सकते हैं। हल्दी जबरदस्त कफ नाशक है, तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए, और दूध हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं उसके लिए। एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। वो पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा। 1-2 टन नहीं, लाखों टन में है, करोड़ों टन में है पामोलिन तेल, जो भारत के शेयर बाजार में आ गया। अब पामोलिन तेल आके बिकने लगा। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं, वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके, मिलावट करके आपको बेच रहे हैं।
आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत में सिखाया जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। हम हिंदुस्तान में, भारत में देखते हैं छोटे छोटे गांव के लोग मरीज बन के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनके प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे कोई दवा लिख देता है, मरीज उसको पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही उसको पढ़ सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी मरीज का कि जो दवा उसको दी जा रही है वो दवा खुद नहीं पढ़ सकता और जान नहीं सकता कि ये दवा क्या है। दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप रूस में जाएंगे, सब दवाएं रशियन में लिखी मिलेंगी। आप जर्मनी में जाएंगे, सब दवाओं को जर्मन में लिखा जाएगा। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच में लिखा जाएगा। जापान में जाएंगे, जापानीज में लिखा जाएगा। चीन में जाएंगे, चाइनीज में लिखा जाएगा। ये अद्भुत एक देश भारत है दुनिया का, जहाँ 1% से कम लोग अंग्रेजी समझते हैं और सब दवाओं के बारे में जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है। अगर आपको खराब से खराब कोई बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू फीवर, जैसे इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं, ये सभी बुखार को ठीक करने की ताकत हार सिंगार के पत्तों में है। 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बनाओ, 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो, पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो। बुखार के किसी भी मरीज को 3 दिन से ज्यादा मत देना। गठिया के रोग में 3 महीने तक लेना और बुखार में 3 ही दिन लेना, चौथा दिन जरूरत नहीं है। सिर में दर्द है, माथा दर्द है, माइग्रेन है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। गाय घी को हल्का गर्म करके 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल के रात में सो जाइए, तो सिर दर्द सभी ठीक होगा, माथा दर्द सभी ठीक होगा। और ये गाय घी को अगर आप नाक में डालते हैं ना, तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जो लोगों को रात में नींद नहीं आती है, निद्रा की बीमारी है, उन सबको बोलिए कि गाय घी नाक में डाल के सोए। और भागवत जी ने एक बहुत गहरी बात कही है कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी औषधि है। जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है। तो भागवती जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए, गहरे रंग की चीजें खाइए। तो गहरे रंग वाला पान खाइए। उसमें क्या मिलाएं? उसमें चूना। तो कितना चूना मिलाएं? तो कहते हैं कि एक पान में 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिलाइए कभी भी। फिर चूने के साथ क्या खाएं? सौंफ का नियम उन्होंने बताया, सौंफ खाएं। वो कहते हैं लवंग डालें, लवंग माने लौंग। और कहते हैं बड़ी इलायची। और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकंद जिसका। अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए। सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा। तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाया। ठीक है कि जब भी आप विश्रांति लें, सुबह या शाम, माने रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे। सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे। और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण। दक्षिण में सिर रखें, उत्तर में पांव। उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें। और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना, जन्म का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है संस्कार विधि। भागवत जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग, आंख के सभी रोग कफ के रोग हैं जो आंख में है। जैसे मोतियाबिंद हुआ, ये कफ का रोग है। कैटरेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक रोग है ना, काला पानी, काला। रेटिनल डिटैचमेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाज ही नहीं है, रेटिनल डिटैचमेंट का। तो रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट। और आंखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुत हैं, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना,
तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब गोमूत्र से ठीक होती है। आप बोलेंगे जी क्या करें? बस इतना ही करना है कि देशी गाय का मूत्र कपड़े से छानकर एक एक बूंद आंख में डालें। पूरे एक साल का शेड्यूल बताता हूं। जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है होली के बाद से और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा है, रात्रि को, दिन को, हमेशा। जब बारिश शुरू हो जाती है उस दिन से लेकर और बारिश के अंतिम दिन तक तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना हमेशा अच्छा होता है। जब बारिश खत्म होती है और सर्दियां शुरू होती हैं उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। और प्रश्न उठता है कि भाई सोने के बर्तन कहां से आएंगे इतनी महंगाई के जमाने में? तो आप ऐसा करिए, बर्तन कोई भी रख लीजिए, मिट्टी का ही रख लीजिए, सोने की उसमें एक अंगूठी डाल के छोड़ दीजिए, सोने की एक चेन डाल के छोड़ दीजिए, तो कुछ फायदा तो होगा ही, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा तो थोड़ा होना ही है। बाल उड़ गए तो क्या करें, बाल कम हो गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें? तीनों में एक उपाय है। दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें। 1 घंटे के बाद बालों को शिकाकाई से धोएं। हफ्ते में 1 दिन जरूर करें।